बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को जो अभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम एक लाइव कर रहे हैं जहाँ पे हम शायर कुशल दौनेरिया के साथ बातचीत करेंगे और कुछ उनके किस्से जानेंगे, कैसे शायरी लिखते हैं, क्या करते हैं, कुछ शायरी भी सुनेंगे। तो जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आपके अमर उजाला को लेकर कोई सवाल है या काव्य कैफे को लेकर सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाय विवेक। हाय साहिल। ओके, मेरी तरफ से वॉइस ऑन है। आवाज ठीक आ रही है? ओके, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार। अगर आपके अमर उजाला या काव्य कैफे को लेकर सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाय नीतू सिंह। हेलो एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमर उजाला पे अमर उजाला में अपनी पोइट्रीज पब्लिश कराएं, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको कैसे पब्लिश करवानी है? ठीक है, तो अमर उजाला काव्य की जो वेबसाइट है वहां पे ऑप्शन आता है, वहां पर ऑप्शन आता है रचना भेजिए करके। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। काव्य कैफे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेल कर सकते हैं amarujala.kaavya@gmail.com पे। बाकी बाकी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो अपडेट वहां आती रहती है कि कब इवेंट होने वाला है और आप कैसे उसमें आने वाले इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग पोएट हैं। अगर आपको अपनी कविताएं पब्लिश करवानी है तो आप अमर उजाला वेबसाइट पे कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। तो मैं वेट कर रही हूँ फिलहाल कुशल का। ओके, ओपन माइक इवेंट जो है, जो हमारा स्पोकन पोएट्री प्लेटफॉर्म है, उसका नाम काव्य कैफे है। हर्ष ने सवाल पूछा है कि वहां कैसे जुड़े, तो उसके लिए वेबसाइट पे भी अपडेट्स आती रहती हैं। इसके साथ साथ आप अमर उजाला काव्य@gmail.com पे आप अपनी वीडियो भेज दीजिए कविता पाठ की। आपने जो कविताएं लिखी हैं, गजलें कही हैं, आप उनकी वीडियो भेज सकते हैं। तो इस वक्त कुशल आ गए हैं, मैं कुशल को ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद उनसे कुछ बातचीत करेंगे शेरो शायरी के बारे में और उनसे कुछ सीखेंगे। ओके, हाय हेलो कुशल। मैम। हेलो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारी बातें आज की इस कॉन्वर्सेशन से अपनी निकलने वाली हैं, और हमारे इस जो सैटरडे लाइव हम जो करने वाले हैं उसके पहले मेहमान आप हैं। मैं बहुत बहुत सारे शुक्रगुजार हूँ, आप सवाल हैं आपसे खुशकिस्मत हो। मेरे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। तो और मैं खुद भी क्यूरियस हूँ उनको जानने के लिए कि कैसे सारी चीजें आप मैनेज करते हो। तो सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और शेर व बिल्कुल। शायरी भी कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल कभी मन होता है मैम। कि ये सरकारी नौकरी छोड़ के, मुझे पता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कई सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन शेर व शायरी का शौक भी रखते होंगे, इसलिए वो काव्य को फॉलो भी कर रहे हैं। तो कभी ऐसा मन आता है कि शेरो शायरी को छोड़ो यार, सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ जाओ, या ये तैयारी छोड़ो, अब सिर्फ शेरो शायरी करनी है? मैम 24 घंटे यही ख्याल आता है, छोड़ो यार सरकारी अच्छा। नौकरी, शेर व शायरी ही अच्छा, करते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने का आता है, मतलब शायरी छोड़ने का नहीं आता? नहीं, शायरी छोड़ने का नहीं आता। अच्छा। मतलब वो तो बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आया। हाँ, तो फिर कैसे मैनेज करते हो? शायरी तो 24 घंटे चलती रहती है, हम्म। दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड कहीं पर, हमेशा। हम्म। और पढ़ाई रूटीन से चलती रहती है, वो घड़ी लगाकर कि अब से अब पढ़ना है, अब से अब तो पढ़ना है, इस तरह से। कंसंट्रेशन हो पाता है? हाँ, कई बार दिक्कत आती है, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम्म। 24 घंटे बस शायरी, गज़ल, वो सारी चीज़ें गूंजती रहती थी दिमाग के अच्छा। अंदर। लेकिन अब तो वैसा है कि वो घर वाले ऐसा बोलते हैं कि ये क्या करते रहते हो शेरो शायरी? वो स्टार्टिंग में बोलते थे, लेकिन अब उनको दिखने लगा है। और वहाँ पे भी कि जो नाम होम कमा रहे टाउन हैं में जो ऐसा? लोग हैं, हाँ मतलब जो थोड़ा बहुत उनको नज़र आता है, होम टाउन में भी जो
कवि वगैरह हैं, वो कभी मिल जाते तो बोलता है आपका लड़का तो अच्छा लिख रहा है, तो उनको लगता है ठीक है, अच्छा। हाँ। कहते पहले शादी कर लो तो ऐसे फिर देखना। घर वालों ने कभी बोला है कि अब सरकारी नौकरी छोड़ो, अब ऐसा ये स्टेज पे जा रहे हो तो अब यही कर नहीं लो? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा बोलेंगे भी नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा। और एक शायरी किसी ने शेर तो पोस्ट किया है, तो सुना दो ये वाला। कौन ये सा वाला? मेरा आपसे निवेदन। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, बाकी आप ये तो जो आपके क्वेश्चन कर रहे थे मुंह से ना, अच्छा लगेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब से मैंने अभी लिखना शुरू किया है बाकायदा हम्म। मीटर में और इन सब चीजों में, हम्म। तब से मतलब 2 साल के टाइम से, तो 2 साल के वक्त में जब मैं स्टार्टिंग में जैसे ओपन माइक जब गया था स्टार्टिंग में, हम्म। या फिर जब पता लगा कि जब ढूंढना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो सारे मोस्टली लोग हम उम्र थे जो ओपन माइक्स में टकराते रहते थे। हम्म। और ये मतलब बड़ी दुखद बात है कि अब वो सारे लोग धीमे धीमे गायब होते जा रहे हैं। वो लोग जो शुरुआत में कहीं ना कहीं मिलते थे और जिनकी पोस्ट और गजल जो आए दिन देखने को मिलती थी, वो अब लोग ही नजर नहीं आते। और वो शायद अच्छा। इसी वजह से कि उनको लगता है कि शायरी में आगे कुछ हो नहीं सकता, और वो लगातार इस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये अच्छा, बड़ा तो मतलब, आपको क्या लगता है कि शायरी का करियर आप कैसे देख रहे हो? अभी तो मुझे लग रहा है कि चीजें सही हो रही हैं सोशल मीडिया की वजह से, और यहाँ से रास्ते खुल रहे हैं। तो अगर हम्म। काम अच्छा है और मेहनत किया हुआ काम है और कनेक्टिंग काम है, मतलब हम्म। लोग जिसको समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, फील हम्म। कर सकते हैं, तो आगे कुछ सालों के अंदर इसमें अच्छा हो जाएगा। ऐसा मुझे लेकिन ये लगता है बहुत कि वो जीविका भी प्रैक्टिकल बनाई जा सकती और, है। हाँ, वही मेरा सवाल था कि बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, फाइनेंस कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे लिखने से लोग हैं, बहुत। हाँ। मतलब सोशल, मैं तो ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया ही सबसे मेन वजह है। अगर हम्म। 20,000 लोग या 10,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो आपको राइटर मानते हैं कहीं ना कहीं। हम्म। वो मानते हैं कि आप शायरी करते हैं, गजल कहते हैं, या जो भी काम करते हैं वो हम्म। उन उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, इसी वजह से वो शायद फॉलो कर रहे हैं। और जब आप बाहर कहीं निकलेंगे और उन चीजों, मतलब जब आप ये दिखाएंगे कि 15,000 लोगों की नजरों में, 20,000 लोगों की नजरों में तो मैं हूँ राइटर, तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा और शायद उसे मौके मिले लिखने के और अपॉर्चुनिटीज मिले। इतना ही मानता हूँ। हम्म। खैर, अच्छा है जो आपने बताया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से जरूर इंस्पायर हो रहे होंगे। भावना जी ने कमेंट किया, कुशल जी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं भी इसी में, लगता है अलग जॉब करती हूँ, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ओके। हर्ष जी ने लिखा है, भाई शायरी सुनाते जाओ वरना बोर हो जाएंगे। खैर, बात ठीक है। तो ज्यादातर लोग इसलिए जुड़े हैं कि कुशल दौनेरिया शायरी सुनाने आ रहे हैं। तो वही एक तो सुना शेर। देता हूँ जो आपने बोला था। हाँ। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। वाह। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया दरिया हमारा। हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। वाह। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ताल्लुक खत्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा हमारा। ये 2-3 शेर हैं इसमें बस। वाह। अच्छा, एक नज्म की भी रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, नज्म आपके तो बहुत शेर बढ़िया है। मुंह जवानी लोगों को याद है। एक नज्म की हाँ, रिक्वेस्ट आई है, एरिस। एरिस नज्म तो बहुत बढ़िया और मुझे याद भी नहीं है, तो वो फिर कभी अच्छा, सुनाता हूँ। खैर कोई बात नहीं। एक सवाल बहर को लेकर होता है हाँ जी मैम। कि जो नए लिखने वाले लोग हैं शुरुआत में बहर में नहीं लिख पाते। आपने भी कहीं से बहर सीखी होगी, कहाँ से बिल्कुल। सीखी, वो कैसी एक जर्नी रहती है, कैसे बहर में आप लिख पाते हो? ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ जानना चाहेंगे, जो लोग एक तो खुद ये है बहर कि जैसे, सीखते हैं। हाँ, जैसे पोइट्री का जो ये फील्ड है, जो कुनबा है, वो बहुत छोटा सा ही है, उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बड़े हम्म। से बड़ा आदमी भी आपको अवेलेबल है। जैसे अगर एक्टिंग करते हैं तो अमिताभ बच्चन से आप तुरंत नहीं मिल सकते, हम्म। या कोई बड़े स्टार से नहीं मिल सकते। यहाँ पे अगर आप शायरी के जो बड़े लोग हैं उनसे बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, फरहत साहब से मिल हम्म। सकते हैं, अभिषेक भैया से हम्म। मिल सकते हैं, शारिक कैफी सर से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली हम्म। लोग अवेलेबल हैं। तो अगर आप हम्म। सीखना चाहते हैं और किसी को भी मैसेज करेंगे तो वो रिप्लाई दे ही देंगे। रही हम्म। बात मैंने कैसे सीखी, तो मुझे एक ओपन माइक से पता लगा कि मीटर्स होते हैं, बहर में गजल कही जाती है, शेर कहे जाते हैं। उसके बाद एक किताब का पता लगा वहीं से, तो वो थी गजल हम्म। की बाबत, वीनस केसरी साहब की। तो उसको हम्म। खरीदने के बाद उसको पढ़ना शुरू किया, जहां जहां समझ नहीं आता था वहां अपने आसपास के लोग जो पहले से मीटर में लिख रहे हैं उनसे बोल दिया, उनसे हम्म। पूछ लिया। तो इस हम्म। तरह से धीमे
धीमे धीमे फिर सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। करते रहो, लिखते रहो। अब जब शायरी 24 घंटे चलेगी तो वो धीमे धीमे हो ही जाएगा इस तरह से। मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा बहर सीखने में वो गजल की बाबत का रहा किताब का। हाँ, वो किताब उसने, क्योंकि बहर सीखने के लिए एक ही वो किताब ऐसी है जो देवनागरी में मौजूद है, अच्छा। और सब उर्दू की किताब है। और बहुत ही हम्म, आसान शब्दों में, मतलब बेसिक चीजें तो उसमें बताई दी गई, जहाँ से आप हम्म। शुरुआत कर सकते हैं। तो बस वहां से सीख सकते हैं। और वो बाकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, बुक मंगवा सकते हैं। साथ में ना रेकटा पे उसका फ्री पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, जो लोग नहीं तो मंगवा बहर सकते या सीखने के फिर अगर बाद अवेलेबल नहीं है। हाँ। बहर हाँ जी। सीखने के बाद फिर कैसे प्रैक्टिस उसकी की, किसी और दूसरे शायर की जमीन पर प्रैक्टिस की, या खुद से पता चल गया और शब्दों को गिनकर हाँ, उनके अच्छी वजन गिन चीज, के फिर practice? अच्छी चीज तो ये है किसी दूसरे बड़े शायर की, जो ऐसी गजलें जो आपको पसंद है उनको हम्म, ले लो और उन पर अपने शेर कहना हम्म, शुरू कर दो, और हम्म, साथ में जो लोग पहले से लिख रहे हैं उनको दिखाते जाओ। तो ये आसान रास्ता है अच्छा। इस तरह से। अच्छा, तो उसके बाद जो आप ख्याल लिखते हैं अपने हम्म, हम्म। गजल के लिए, वो आपको लगता है कि फिर वो मीटर में आने लगेंगे ऑटोमेटिक, या फिर आपको फिर उनको लिख के फिर आप उनके मीटर चेक करेंगे? ये एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं है? बहर जो है ना, वो रिदम का नाम है बस। जो हम्म, शायर जो अभी भी लिख रहे हैं, जैसे हम्म, जब मैं नहीं लिखता था वो तब की अगर गजलों को देखता हूँ तो देखता हूँ कि उनमें कहीं ना कहीं लय है। हम्म, थोड़ा सा कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, तो हम जब लिखते हैं तो हमको समझ आ जाता है उसी वक्त कि हम्म, हाँ हाँ, मीटर में हल्का सा ये लफ्ज अटक रहा है, या वो चीज अगर इसकी नॉलेज है, रिदम की और म्यूजिक की नॉलेज है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। हम्म, और ख्याल भी उसी तरह से, जब आप एक बार आपके दिमाग में रिदम बैठ जाती है, फिर ख्याल भी हम्म, उसी ढांचे में अपने आप बैठना शुरू हो जाता है। हम्म। उसमें कोई बहुत ज्यादा मशक्कत का काम नहीं होता। अच्छा, लगातार सवाल भी कुशल आते जा रहे हैं, मैं उन सवालों को भी देखती जाती हूँ। एक सवाल है, आयुष टेंगुरिया पूछ रहे हैं कि शायर सच्चाई लिखते हैं या बस इमेजिनेशन लिखते हैं? शायर सच्चाई तो कितनी लिखेंगे, और मैं समझता हूँ जैसे मेरी जो एज है उस पर कितना तजुर्बा हो जाएगा, कितनी सच्चाई हम लिख पाएंगे। तो हम्म, दोनों चीजें मिक्स होती हैं उसमें। इमेजिनेशन भी है, और तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें हैं, सच्चाई भी है और झूठ भी हम्म। है, हर तरह से। एक ओके, तो एक नई विधा भी मैंने कहीं पढ़ी थी, उसको गज्म नाम दिया गया, गजल और नज्म का मिक्सचर। तो आप तो गजल भी लिख अच्छा। रहे हो, नज्म भी लिख रहे हो। हाँ, नहीं, गजम का नाम मुझे नहीं पता। मतलब अच्छा, नहीं क्योंकि हाँ। उसके तो जो रूल्स हैं वही ऐसे हैं कि आप उनको मिक्स ही नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे। उसका जो भी पैटर्न होगा भगवान जाने। ओके, तो एक कुछ शेर या गजल कुछ हो जाए आपकी अभी। हम्म, अपने बदन पर घाव बनाया करता था, हम्म, मैं बस उसका हाथ बटाया करता था। हम्म, अपने बदन पर घाव बनाया करता था, मैं बस उसका हाथ बटाया करता था। सूनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। वाह। सूनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। कौन एक दिन में ज्यादा आशिक मारेगा, इश्क जहर से शर्त लगाया करता था। हम्म। ये कुछ शेर हैं। तो ये जैसा कि सवाल था अभी कि इमेजिनेशन ही तो है ये, या कुछ सच्चाई भी है इसमें? अब ये जैसे सोनी सड़क पर गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था, तो ये तो एक तरह से हम्म, मतलब एक किसी बात को अलग ढंग से पेश करने का तरीका है। गाड़ी तेज चलाते हैं तो रफ्तार, जितनी रफ्तार तेज होगी उतनी तेजी से पेड़ और बाकी चीजें पीछे छूटती जाती है। तो हम्म, एक्सपीरियंस और बात कहने की कला जो धीमे धीमे आती जाती है, उसको मिलाकर जो बनता है वही पोइट्री है। उसी को लिख धीमे देते हैं बस। धीमे मतलब प्रैक्टिस से। हाँ, प्रैक्टिस है और पढ़कर, हम्म। दोनों चीजों से। इसी बीच एक सवाल और है, क्या बहर में लिखना ही लिखना है, बहर में ना लिखने वाले लेखक नहीं होते? मतलब जो लोग बिल्कुल बहर होते हैं। में नहीं लिख रहे हैं, वो गजल कह ही नहीं रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग शायर हैं या नहीं है? बात ऐसी है कि जैसे सबसे मेन चीज़ है ख्याल की। ख्याल जो होता है वो अगर कोई लेखक के मन में आएगा तो वो उसका नोवेल बना देगा, स्टोरी बना देगा। हम्म, किसी पेंटर के दिमाग में आएगा तो वो उसकी तस्वीर बना देगा। किसी शायर के दिमाग में आएगा तो वो उसको शेर, गजल या नज्म कहने की कोशिश करेगा। अब अगर उसको हम्म, उतारने के बाद अगर आप उसको गजल कहना चाहते हैं तो उसके तो अपने हम्म, अपने पैरामीटर्स हैं, और आप पढ़ना चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ूं कि मैं एक शेर सुना रहा हूँ,
तो शेर सुनाने के लिए तो बहर जरूरी है। अब ये तो मतलब मेरा या किसी का बनाया हुआ तो है नहीं, वहां तो आपको उस मीटर में रखना ही पड़ेगा। तभी तो मीटर का मतलब क्या है, वो एक रिदम। पोइट्री तो तभी आएगी जब आप उसमें एक रिदम डालेंगे। तो अगर आप उसमें बहर में लिख रहे हैं, वो उस रिदम में लिख रहे हैं, तो आप उसको बोलिए कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बोल दीजिए ख्याल पढ़ रहा हूं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। यानी कुल मिलाकर एक रिदम तो होनी ही चाहिए, वही उसका मूल तत्व भी है किसी भी हाँ, अगर शेर आप का, बोल गजल क्या रहे हैं उसको, अगर आप गजल कहकर सुनाना चाह रहे हैं और शेर बोलना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपने जो 2 लाइंस लिखी हैं उसको शेर बोला जाए, तो उसके मेथड्स और उसके जो बाउंडेशंस है वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। उन चीजों का ध्यान तो एक रखना ही पड़ेगा। ध्यान रखने की बात पे एक सवाल आया है कि नज्म की एंडिंग करते समय क्या ध्यान रखें। आप नज्म भी लिखते हो। हाँ, नज्म। नज्म ना मुझे लगता है कि बहुत थोड़ी सी मुश्किल चीज है गजल से। हम्म। नज्म क्या होता है कि मोस्टली नज्म के साथ ही नहीं, जो भी जैसे नॉवेल्स हो गए या मूवीज हो गई, हम्म। सबसे अहम चीज होती है कि उनकी एंडिंग कैसे हुई। हाँ। एंड के बाद वहां से जो रीडर है उसका जुड़ाव, रीडर है या ऑडियंस है या जो भी है, उसका हम्म। जुड़ाव वहां से खत्म होने वाला है। तो सारा निचोड़ कैसा है इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप नज्म कह रहे हैं, मैं जैसे अगर मैं नज्म कहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि नज्म उस मोड़ पर जाकर खत्म हो जहां जहां वो अपने पूरी तासीर लेकर बैठे हो, जहां वो अपने पूरे इफेक्ट में हो। और हो सकता है कि बीच का पार्ट बोरिंग हो जाए या स्टार्टिंग में बोरिंग हो जाए, लेकिन एंड ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर पढ़ने वाला उसके कुछ देर तो उसके खुमार में रहे। तो ये ध्यान रखना चाहिए हम्म। नज्म खत्म यानी करते टाइम। जब वो आपकी नज्म से लौटे तो घर कुछ लेकर लौटे, मन में कुछ कुछ लेकर लेकर जाए, लौटे। बिल्कुल। एक सवाल है बड़ा मूवीज के साथ भी ऐसा इंटरेस्टिंग है। होता है मैम कि मूवीज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चलती हैं और एंड उनका खराब हो जाता है, तो हमको लगता है अरे यार लास्ट में खराब कर दी। और कई हम्म। ऐसी होती है जो स्टार्टिंग से बोरिंग चलती हैं लेकिन लास्ट में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आ जाते हैं तो वो छप जाती है दिमाग में, क्या रहे, एक तरह वो उसमें बड़ा से शानदार काम शायर होता है। की जो क्रिएटिविटी है वो उसकी नज्म है, उसको एंडिंग पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एंडिंग पे विशेष, बिल्कुल। हम्म। एक सवाल है कुशल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको नहीं लगता कि शायरों के शायरी से हम यंग जनरेशन को ज्यादा इश्क मोहब्बत में इंटरेस्ट हो गया अच्छा, है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका, एक बहाना मिल गया है, और कुछ नहीं है। पुराने लोग क्या कम मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, उनका हाँ वही कहना है कि उनको ही पढ़ पढ़ के ये लोग भी, मतलब जो यंग जनरेशन है वो भी इसी तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गई। बस एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिल गया और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। एक सवाल और है कि अच्छी शायरी का नाम है, किसका नाम है कैफियत का? व्हाट इज योर व्यूज? अच्छी शायरी या अच्छा शेर किसको कह सकते हैं, उसकी हम्म। तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। मतलब एक शेर जो मुझे मामूली सा लग रहा है वो किसी इंसान को उसके किसी ऐसे वक्त में सहारा दे सकता है या उसको रुला सकता है या हंसा सकता है, तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो अच्छा शेर कहें, बुरा शेर किसे कहते हैं इसकी तो अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मीटर में हम्म। होना चाहिए, उसका वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए ग्रामेटिकली, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, खराब शब्द नहीं होना चाहिए। तो ये हम्म। उसके खराब शेर किसको कहेंगे, उसको तो हम बता सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं या इसमें से कोई चीज आ रही है उसके अंदर, भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है या फिर ग्रामेटिकली सेंटेंस अच्छे नहीं है, तो वो खराब शेर है। हाँ। लेकिन अच्छा शेर किसे कहेंगे उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन मैं नहीं समझता कि कुछ है। जो शेर आपको आपके जहन को हिला दे या उस पे कोई कैफियत तारी कर दे या फिर आपको रुला दे, हंसा दे, या किसी पास्ट के किसी किसी भी तरह से आपको अगर वो इफेक्ट कर रहा है हम्म। इमोशनली, तो मुझे लगता है वो अच्छा शेर है। यानी एक व्यक्ति के लिए एक शेर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो उसकी कैफियत के हिसाब से फिर वो उसको जज कर सकता हाँ, दूसरा कह सकता है अरे यार इसमें क्या था, और पहला अगर उसके एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं वो चीज़ गुजरी है तो उसको वो शायद बहुत बड़ा शेर लगे। है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट कुशल, इस बीच जितनी देर आपने ये जवाब बताया उतनी उतनी देर में कई सारे शेर आपके लोगों ने पोस्ट कर दिए हैं और वो उन्हें सुनाने के लिए कह रहे हैं। तो अभी तो गजल फिर सुनानी ही पड़ेगी। अच्छा, मैं सुना देता हूँ। एक है कहानी में उस लड़के के साथ क्या हुआ था, ये इसकी रिक्वेस्ट 2-3 आ चुकी हैं। जहां जहां पे तुझे गैर ने छुआ हुआ था, हम्म। जहां जहां पे तुझे गैर ने छुआ हुआ था, वहां वहां पे मेरा जिस्म भी जला हुआ था।
शिकस्त होनी थी ये मेरा पहला इश्क था, और वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। शिकस्त होनी थी ये मेरा पहला इश्क था, और वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। फिर एक रोज मुझे ये पता लगा उसके पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। हम्म, फिर वाह। एक रोज मुझे ये पता लगा उसके, आपको याद आ गया एकदम। पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया, पर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ था। ये इसके शेर थे कुछ। वाह, बहुत अच्छा। खैर, गजल लिखना और गजल कहना दो अलग चीजें हैं, आपके पास तो दोनों कला है। शुक्रिया मैम। हाँ, मैं इसी का वेट कर रही थी कि यार मैंने तारीफ की है। खैर, अम, अच्छा, जो नए लिखने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे नए पेजेस भी हैं, लगातार जो लिटरेचर के पेजेस भी हैं, नए लोग भी हैं जो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके लिए क्या बोलोगे? लगातार मैंने आपकी पोस्ट तो देखी है, खैर अकाउंट भी देखा है। नए कैसे लोगों के लिए जो जो लिख रहे हैं नया अभी। नया सीख रहे हैं, मानो उनके ख्याल बहुत अच्छे हैं, उनके शेर बहुत अच्छे हैं। हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप भी और मैं भी। हो सकता है उनके पास ऐसे मौके ना हो कि वो मुशायरों में बहुत इजीली जा पाए, या तो उनके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो इस डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ पाए। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक संजीदा जवाब उनको आपकी तरफ से मिल सकता है। मैम अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी भी तरह से मौकों की कमी है। मतलब आपको अगर अपना टैलेंट शोकेस करना है, तो ज़रूरत नहीं कि हम्म। आपको कहीं कोई बड़ा मंच ही चाहिए जिसके सामने हज़ारों का मजमा हो। अब जैसे हम्म। मैं आपको बताऊँ, अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस या पॉपुलर शायर हैं, उनमें जैसे तहज़ीब हाफिज़ साहब हैं, उनके 6 लाख से ऊपर हाँ, कुछ ऑडियंस है उनको सुनने फॉलोअर्स। वाली। कुमार विश्वास सर हैं जिनके मिलियंस में हैं, तो वो भी पोइट्री से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो उनकी ऑडियंस है वो। तो इसका मतलब इतने लोग तो इंस्टाग्राम पे हैं ही। 1 मिलियन 2 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं ही जो पोइट्री सुनना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी, मतलब मुझे नहीं लगता किसी मंच की जरूरत है। अगर आपको अपना कोई भी बात कहनी है, कोई भी टैलेंट अगर शोकेस करना है, तो एक वीडियो बनाइए, उसको पोस्ट कर दीजिए और करते रहिए कंसिस्टेंटली, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो बस इतना ही है। तो मंच का अब क्या वो उसके उतना रहा उनको नहीं है। ऐसे स्टेजेस भी मिल सकते हैं जिन स्टेजेस पे ऑब्वियसली कोई भी आज के जमाने का शायर भी जाना चाहेगा? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। हम्म। अगर आपकी वीडियोस ऐसे लोगों तक जाए, अगर आपका काम अच्छा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जरूर, मतलब हम, पोइट्री का तो सर्कल ही इतना छोटा सा है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करेंगे तो सब में फैल जाएंगे, एकदम से फैल जाएंगे। हम्म। मतलब मैं खुद का आपको बताता हूँ, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि हम्म। बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन अ, जैसे ही मैंने पोस्ट करना शुरू किया, उसके बाद सारे लोग अपने आप से जानने लगे। तो इतनी छोटी जगह है कि हम तुरंत से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी कोई बात ही नहीं कि आप नहीं पहुंचेंगे या आपको मंच नहीं मिलेंगे। बस आप अच्छा काम करो और उसको लोगों पे, फेसबुक पे पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, जहां पे लोग पढ़ पाए, और वो तुरंत आपसे खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे। अपने आप से आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। शर्त ये है कि काम अच्छा होना चाहिए, हम्म। फिर ये बहुत मेहनत दिखनी चाहिए। जरूरी है। वो ये एक बहुत बहुत बिल्कुल। जरूरी बात है। एक सवाल है, दिशांत घई ने पूछा है, और बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैं आपसे भी पूछूंगी कि जब आपने पहली पहली बार शुरू किया होगा, और मुझे लगता है कि कई सारे शायरों और कवियों के साथ ऐसा होता है, जब वो कुछ लिखते हैं तो वो अपने फ्रेंड से, लोगों से, दोस्तों से पूछ रहे हैं, हम्म। तमाम लोगों से, साथ वालों से पूछ रहे हैं कि ये कैसा लिखा है मैंने। फिर वो बताएंगे कि नहीं अच्छा है, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि आजकल तो वो फेसबुक लाइक और ट्वीट का जमाना है, लेकिन फिर भी जो बहुत गंभीरता से उस चीज को लेना चाहते हैं, वहां पर ये दिशांत गई ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि नहीं ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम सेटिस्फाइड है, हमें लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो भी, अगर जैसे सामने वाला बोल रहा है कि नहीं अच्छा नहीं है, तो उसका तो कोई ना कोई रीजन होगा। अगर वो ग्रामेटिकली लेवल पर बोल रहा है कि यहाँ पे ये गलती हो रखी है, या यहाँ पे हम्म। ये चीज खराब हो गई है, तो मुझे लगता है वहां पे उसका सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर वो ख्याल के लेवल पे बोल रहा है, तो वहां पे वही जो आप बात बोल रहे थे ना कि कौन सा शेर अच्छा होता है, तो हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे और दूसरे को बिल्कुल साधारण सा मामूली सा लगे। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ख्याल के लेवल पर मेरा जिया हुआ शेर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से अगर आगे कभी
अच्छा काम होता है या सही काम होता है, लोग जानना शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये शेर मेरे नाम से पढ़ा जाए, बोला जाए, तो उसको बिल्कुल रखिए। तो ख्याल के लेवल पर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बता सकता है कि इसको रखो या इसको हटा दो। हम्म। यानी अगर ग्रामेटिकली खुद को कोई, लग रहा है कि हाँ बस खुद को लग रहा है तो ठीक है। ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक है उसके अंदर, वजन से हम्म, बाहर जा रहा है या उस तरह से, तो उसको जरूर सुनना चाहिए और उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। ओके। और बाकी तो जो ख्याल है वो भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से कई बार चीजें हो सकता है कि उसको एक शेर पसंद ना आए लेकिन दूसरा शेर पसंद आ जाए। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, अपना एक लिखा तो सब कुछ सवाल पसंद ही और। होता है। हाँ। तो एक दो लोगों से और पूछ लो, अगर नहीं आपको लग तो रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है, दो चार लोगों से और पूछ लो। और फिर ठीक अगर है। आपको फाइनली लग ही आप रहा है आप कि नहीं कुशल को भी हटाना, इनबॉक्स कर सकते हैं। आप कुशल को भी इनबॉक्स कर सकते हैं। हाँ मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे भी एक कम सवाल आ और। रहे हैं। गजल गजल की जब हम बात करते हैं तो बहर आती है। नज्म के हाँ लिए भी किसी ने सवाल पूछा है कि नज्म को मीटर में कैसे लिखें, क्योंकि गजल तो अलग अलग शेर आ रहे हैं, अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। वहां पे वो एक स्वतंत्रता है, नज्म में एक ही ख्याल है। आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो और उसको लिख रहे हो। वहां पे वो मीटर कैसे बनेगा? पहले तो नज्म का मतलब होता है कि आप किसी स्टोरी लाइन को पकड़कर कोई अपनी पोइट्री में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पेड़ के हम्म। ऊपर या फिर गली के ऊपर, किसी भी चीज को, मोहब्बत के हम्म। ऊपर। तो वो एक पूरी स्टोरी लाइन रहती है, सारी लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और वो एक सेंट्रल आइडिया पेश करती है। नज्म में ऐसा होता है। अब तीन तरह की नज्में हैं। पहला है पाबंद नज्म। पाबंद नज्म जो होती है उसमें बहर, रदीफ और काफिया, तीनों चीजों को फॉलो हम्म। करके वो बात कही जाती है। लाइंस की कोई पाबंदी नहीं है, सोनेट की तरह नहीं है कि 14 लाइन चाहिए, 16 लाइन चाहिए। जितनी बड़ी जितनी हाँ। छोटी, 3 लाइन की भी नज्में होती हैं, और 300 लाइन, 100 लाइन, इतनी बड़ी बड़ी नज्में भी हैं। तो जो पाबंद नज्म है उसमें रदीफ, काफी और बहर, तीनों चीजों की पाबंदी होती है। आजाद नज्म जो है उसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं, लेकिन उसके अंदर बहर की पाबंदी है। तो मोस्टली जितनी भी नज्म आप देखेंगे वो या तो पाबंद मिलेंगी या फिर आजाद मिलेंगी। कुछ हम्म। वक्त से ऐसा हुआ कि नसरी नज्म की शुरुआत हुई। नसरी नज्म में हम्म। क्या था कि ना तो रदीफ, ना काफिया, और ना ही कोई बहर, तीनों की छूट दे हम्म। दी गई। लेकिन वो अभी, मतलब उसको अभी लोगों ने मानना शुरू नहीं किया है। मतलब उर्दू में और पोइट्री में जो बड़े लोग हैं उन्होंने उसको ना अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी है उस चीज को लेके। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस, वरना अच्छे अच्छे शायर ऐसे हुए हैं जिन्होंने नसरी नज़में कही हैं। जैसे कि हम्म। सरवत साहब ने बहुत सारी नसरी नज़में कही हैं। हाँ। और हाँ। जॉन साहब अपनी एक किताब के दिवाचे में लिखते हैं, नसरी नज़्म कहने से पहले भी, मतलब एक बात जो जान लेनी बहुत ज्यादा अहम है वो ये कि जॉन साहब एक अपने बुक के दिवाचे में लिखते हैं, वो बोलते हैं कि हमको सरल चीजों का हामी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मुश्किल चीजें नहीं आती। हम्म। अगर हमें नसीर नज्म की तरफ, इस तरफ या उसकी पैरवी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम बहर में नहीं कह पाते, हम बहर में नहीं हम्म। कह पाते इस वजह से हम नसीर नज्म कहे जा रहे हैं, तो वो उतना ठीक नहीं है। आप एक बार हम्म। प्रॉपर बहर सीखिए, उसके बाद आप नसीर नज्म कहेंगे तो लोग भी उसको तस्लीम करेंगे। यानी पहले बहर तो सीखनी जरूरी है ही है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप नज्म की जो आपने तमाम विधाएं बताई हैं, अगर आप उसकी तरफ जा सकते हो तो वो आप लिख सकते हो। हाँ, उसमें से कोई भी एक चूज करके आप लिख सकते हो। हम्म। इस बीच बहुत देर हो गई है, कुशल शायरी नहीं सुनी। अच्छा, इस बार थोड़ा सा मुस्कुरा के सुनाना। ठीक है मैम। यहाँ बहुत सारे आपके फैंस हैं, लगातार आपको मैसेज मैं वो किए जा देख रहे लेता हैं हूँ, किसी ने कुछ आपके लिखा लिए, होगा तो लेकिन वही पढ़ के। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाई हूँ, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, बिगेस्ट फैन, बहुत सारे शेर लोगों ने पोस्ट अच्छा, किए हैं। हाँ एक मुझे दिख रहा है। हम्म। कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, हम्म। उसे कहो कि हर किसी को दिल नहीं दिया करे। मैं हम्म। देखता हूँ रोज रोज इस कदर हसीन जिस्म, कहाँ से बन के आ रहे हैं कोई तो पता करे। मैं देखता हूँ रोज रोज इस कदर हसीन जिस्म, कहाँ से बन के आ रहे हैं कोई तो पता करे। लबों पे हाथ रख रही है खुदकुशी की बात पर, वाह। 1000 बार बोला है कि होंठ रख दिया करे। वाह। इस पे तो खूब एक और, वाहवाही खैर मिली होगी। हाँ जी मैम। खैर, एक सवाल और है कि ये दिशांत घई ने पूछा है दूसरा सवाल।
उन्होंने पहले भी एक ऐसा संजीदा सा सवाल पूछा था, दूसरा भी है कि शब्द तो सबके होते हैं, लेकिन अपने शब्दों पर ओनरशिप कैसे होती है इस तरह की राइटिंग में। मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी शब्द की, खास शब्द की बात करते हैं या हम किसी खास राइटर की बात करते हैं, तो वो एक शब्द हमारे जहन में आ जाता है कि उन्होंने वो शब्द बहुत यूज किया है। वैसा ही हम्म। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं कि उस तरह की ओनरशिप अपने शब्द की कहाँ से लाए शायद। ये तो बड़ा स्ट्रेंज सा सवाल है। मतलब शब्दों के ऊपर ओनरशिप तो कैसे कैसी हो सकती है? हालांकि ये होता है कि हम सबके सोचने का एक दायरा होता है, मतलब जहाँ हम्म, से हम ज्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं, वो हम्म, इमोशनल पॉइंट्स होते हैं जो हमें ज्यादा हिट करते हैं। कुछ हम्म, मोहब्बत से ज्यादा हिट होते हैं, कुछ लोग माँ से ज्यादा, जैसे मुनव्वर राना साहब, उनकी हर हम्म, गजल में हर तीसरा शेर माँ के ऊपर ऐसे मिल ही जाता हम्म, है। कुछ हम्म, सोशल इश्यूज से ज्यादा वो, वहाँ उनको वेदना और ये सारी चीजें दिखती हैं। तो जब वो उसके बाद फिर राइटिंग शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मौजू हैं या वो जो शब्द हैं, वो एक, वो शब्द का जो कबीला है वो लगातार झलकने लगता है। जैसे अगर हम परवीन शाकिर को पढ़ें, हम्म, तो वहाँ उनके यहाँ हर शेर में, हर शेर नहीं, हर गजल में फूल, तितली, खुशबू हाँ। और इनका तज़किरा होता ही रहता है, लगातार आपको मिलता जाएगा। जैसे तो तहजीब हाफिज में पेड़। हाँ, पेड़, सहरा, जंगल, दरिया, उनकी शायरी में बहुत ज्यादा दिखता है। जमाल एहसानी साहब की शायरी में चराग, घर, दरो दीवार, सफर, इनका बहुत ज्यादा, मतलब हर गजल, एक दो गजल के अंदर लगातार आपको वो शेर मिलते जाएंगे। नासिर काजमी साहब जो है ना, वो पुरानी बातों को, मतलब नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती रहेगी हम्म, हमेशा, जैसे आप उनको पढ़ते जाएंगे। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तो इस तरह से लगातार आपको पिछले शेर, तो एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लगातार राइटर को हिट करते रहते हैं, और उनको वो, या फिर वो शायद उनको कह कह के सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसको लगता है कि नहीं, ये इमोशन अभी कहीं दबा पड़ा है, इसको और अच्छे से निकालना है। तो जब हम भी ऐसे लिखना शुरू करते हैं, तो ये तो नेचुरली होता है कि कौन सी चीजें हमको ज्यादा हिट करती हैं। तो जब एक अच्छी तादाद में कहने लगते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो मेरे अंदर दबे पड़े थे, या जिन पे मैं लगातार लिखता जा रहा हूँ। और इस तरह से फिर जब लोग आपको पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहचानना भी शुरू कर देंगे, वो खुशबू आने लगेगी। तो रीडर पढ़ के बता देगा कि हो ना हो ये उनका शेर है, या उनका शेर हो सकता है, हम्म। इस तरह से। खैर मुझे लगता है कि कई साहब ने जो सवाल पूछा उनको जवाब मिल गया होगा। वो मुझे लग इसके रहा है बाद कॉपीराइट के बारे में तो नहीं पूछ रहे थे कि कॉपीराइट कैसे नहीं, मिलता है? उन्होंने नीचे लिखा कि वो कंटेंट के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, हम्म। कंटेंट, अभी मतलब मिल गया जवाब जो मैंने बोला था? हाँ वो अभी घई साहब बता देंगे अभी कमेंट में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अच्छा। और उनको जवाब मिला या नहीं मिला। तो मैंने एक रैपिड फायर है छोटा सा, उसमें चार पांच ही सवाल हैं, वो अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गजल और नज्म तो जरूर सुनेंगे। ठीक है मैम। यहाँ अभिषेक भाई एक वो लगातार एक गजल के लिए, शेर के लिए लिख रहे हैं। हम्म। कभी हाँ। जिसके दिल में गुजारा किया है, हम्म। कभी उसी जिसके दिल शख्स में। से मैंने गुजारा किया है। हम्म। थोड़ा सा कभी हंस के जिसके दिल सुनाना में पसंद। हमें हंसी आई नहीं पता, नर्वस हो जाता हूँ, और फिर सामने आप और हैं। अरे मैं तो बहुत काम हूँ, मैं तुमसे सीख रही हूँ बल्कि। मुझसे सीख रही हैं आप क्या चीज? हाँ। नज्म में इतनी सारी चीजें जो बताई हैं, जो लोगों के सवाल हैं उसके थ्रू मैं, मेरे भी वो अच्छा जहन के अच्छा। सवाल है। हम्म। कभी जिसके दिल में गुजारा किया है, वो हम्म। लिख रहे हैं, आई वॉन्टेड टू नो कॉपी राइट्स। और इनका नाम क्या था? दिशांत भाई को लग रहा है कि उनका लिखा हुआ कोई चुरा ना ले। अच्छा, ये भी, इस पे बात करेंगे, इसके, लेकिन अभी जिसके दिल हाँ, पे गुजारा किया है। हाँ। कभी जिसके कभी जिसके दिल हम्म। में गुजारा किया है, हम्म। उसी शख्स से फिर धोखा किया है। हम्म। कभी जिसके दिल में गुजारा किया है, उसी शख्स से मैंने धोखा किया है। गलत किया कभी है। देख, हाँ, कभी देखना उसकी पहले की तस्वीर, मैं वो जिसने मिट्टी को सोना किया है। कभी देखना उसकी पहले की तस्वीर, मैं वो जिसने मिट्टी को सोना जिसने किया मिट्टी को है। सोना किया। वाह। किसी और के साथ देखा, किसी और के साथ देखा था उसको, मैं भूल रहा हूँ ये वाली गजल। हम्म। किसी और के साथ देखा था उसको, अभी उसके हंसने का रोना किया है। कभी किसी और के साथ देखा था उसको, अभी उसके हंसने का रोना किया है। जमी पर भी रखने के लायक नहीं था, मुकद्दर ने जिसको सितारा किया है। वाह। हम्म।
जमी पर भी फिर से रखने के मुकर्रर। लायक, जमी पर भी रखने के लायक नहीं था, जमी पर भी रखने के लायक रखने नहीं के था, लिए। मुकद्दर ने जिसको सितारा किया है, मैं क्यों हाथ मांगू ना उसका कि मैंने मेरी चीज पर ही तो दावा किया है। वाह ये कुछ शेर था। वाह। खैर ये तो, इस पर तो हाँ जी मैम। जितनी दाद दी जाए वो तो अपन रात भर तक भी सुन सकते हैं। आपकी गजल, गजलें, नज्में। अच्छा, ये वो जो कॉपीराइट का सवाल पूछ रहे थे, जब अपन बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डिजिटल मीडिया पे अपन पोस्ट कर सकते हैं, तो वो शायद ये कहना चाह रहे हैं। और ये एक सवाल है भी कि जब वो उस कंटेंट को डालें, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे लोग चुरा लें और अपने नाम से उसको पोस्ट करने लगे, शेयर करने लगे। ऐसा कुछ एक ऐसे पेजेस भी हैं, जैसे साहिल लुधियानवी साहब का ही मैंने पेज देखा था, उस पे वो सब कुछ लिखा जा रहा है जो साहिल लुधियानवी ने नहीं लिखा है। क्या बोला मैम आपने? साहिल लुधियानी साहब का जो पेज था उस पे? उस पे भी ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो साहिल लुधियानवी साहब ने नहीं लिखा है। तो ऐसे हाँ, आप जो ऐसे जो कई सारे पोस्ट पेजेस करते हो, हैं। हाँ बहुत सारे ऐसे पेज है। एक गालिब की यादें करके, देवर का क्या दुख है भौजाई ही समझती है। गालिब की। गुलजार साहब, इस पर हमने एक आर्टिकल भी लिखा था कि मिर्जा गालिब और गुलजार सोशल मीडिया पर वो फसल काट रहे हैं जो उन्होंने बोई ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल तो सही ऐसा, बात है। अच्छा, अपना कंटेंट डालते वक्त भी ये टेंशन होती है कि यार ये कोई और अपने नाम से कहीं डाल ना दे, इसको वायरल ना कर दे। डाल ही देते हैं, मतलब कोई भी शेर आप डालोगे वायरल क्या और अगर वायरल हो वो, जाए, लेकिन किसी और के नाम से हो गया। ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वायरल होने के बाद फिर, जैसे एक बार अगर थोड़ा सा फैला शेर, फिर लोग उसको अपने नाम से डालना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म एक तो मैं पढ़ रहा था तहजीब हाफी का ही शेर अभी कुछ दिन पहले, हम्म और उनका शेर था कि अरे मतलब उन उनमें ना, उस शेर में उन्होंने अपना नाम, सच पूछो तहजीब हाफी मैं ऐसे शख्स से आजिज हूँ, अ, जो भी है, सच पूछो तहजीब हाफी मैं ऐसे शख्स से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। हाँ। और नीचे लिखा हुआ था अजीत यादव, ये शेर अच्छा। लिखा। तो उसको लगा हुआ कि तहजीब हाफी जो है वो कोई उर्दू का वर्ड है। अच्छा। सच पूछो तहजीब, नीचे अजीत यादव। तो इस तरह से कई सारे शेर घूमते रहते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम्म जैसे आप कोई शेयर कह रहे हैं, और अगर सोशल मीडिया पर ही पोस्ट कर दिया, तो एक समय और तारीख और डेट तो आ ही जाती है कि इस वक्त आपने किया है। तो बाद में अगर कोई बड़ा शायर, वैसे तो कोई पढ़ता ही नहीं है सब, कि ऐसा हो हाँ। कि, हाँ, लेकिन अगर ऐसा कहीं वाकया होता है तो आप दिखा सकते हैं कि मेरा शेर है, हम्म। जैसे आलोक सर दिखा देते हैं मुनव्वर राना साहब का शेर, उसी तरह से। ये वैसे कि ख्याल आपके कई बार टकरा सकते हैं, पर हाँ अगर कोई शेर बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको पता है कि वो कुशल का है और किसी ने अपने नाम से चुरा लिया, लिख ही दिया उसको, तब वहां थोड़ा गलत है। थोड़ा नहीं, हाँ, मतलब वो गलत ही है। ख्याल तो बहुत टकराते रहते हैं। अच्छे शायर तो ऐसा नहीं करते, जो वाकई में ऑनेस्ट लोग हैं या जो लिख रहे हैं और जो उसकी इज्जत करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते कि किसी का उठा के, और क्योंकि उनको पता है कि हम खुद इतने कैपेबल हैं कि ईश्वर हमको कभी ना कभी वो शेर ऐसे दे ही देगा। तो इस तरह से होता नहीं, लेकिन जो लोग बस झाड़ने के लिए, लड़कियों के सामने स्टार बनने के लिए, वो बस ऐसे काम करते रहते हैं, नहीं, वैसे मुझे होता लगता नहीं है है। कि अगर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, तब आप कुशल के शेर उस वक्त एक बार को यूज कर सकते हो। लेकिन जब मामला पूरा सेट हो जाए उसके बाद आप बोल भी सकते हो कि नहीं, कुशल का शेर था यार, आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो वहां बाकी पढ़ सकते बोल तो देना चाहिए। हो। खैर, रैपिड फायर तो इस प्रोग्राम के थोड़ा एंड में करेंगे, लेकिन तब तक और गजलें सुन लेते हैं। ठीक है मैम, मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आ आंखों रही है वैसे भी। आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, हम्म दरिया हो या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद, आंखों के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, हम्म दरिया हो या हो घाव उसे गहरा नहीं पसंद, तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद, वाह। तारीख आ चुकी है उधर कार्ड छप गए, अब कब कहेगी तुझको वो लड़का नहीं पसंद, कपड़ों से इत्र तक या किताबों से हार तक, हम्म कपड़ों से इत्र तक या किताबों से हार तक, वो बोले तो सही कि उसे क्या नहीं पसंद, वाह। कपड़ों से इत्र तक या किताबों से हार तक,
वो बोले तो सही कि उसे क्या नहीं क्या पसंद। नहीं पता। तुमको तो मुझसे गुफ्तगू करना पसंद था, अब क्यों मेरी मज़ार पे रुकना नहीं पसंद। ओ, ओ, वाह। तुमको तो मुझसे गुफ्तगू करना पसंद था, अब क्यों मेरी मज़ार पे रुकना नहीं पसंद। अब क्यों मेरी मज़ार पे रुकना नहीं पसंद। मैं जिसको मांगूं वो उसी को छीन लेता है। मैं जिसको मांगूं वो उसी को छीन लेता है। मेरे खुदा को प्यार वगैरह नहीं पसंद। वाह। मैं जिसको मांगूं वो उसी को छीन लेता है। मेरे खुदा को प्यार वगैरह नहीं पसंद। एक दिन पड़ा मिला था मुझे रास्तों पे, और एक दिन सुना उसे मेरा छूना नहीं पसंद। ये एक वाह, गजल थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार इतनी गजलें सुना रहे हो। लेकिन ये सवाल है कि ये शेर व शायरी का शौक कैसे लगा? ये तो बचपन से ही जैसे दोहा और ये सब तो चलते ही रहता था। अच्छा। शुरुआत से ही दादा पढ़ते रहते थे, कबीर के दोहे, रहीम दास जी के दोहे, सारी चीजें शुरुआत हम्म। से। हम्म। तो मतलब मैं जब थर्ड फोर्थ क्लास में जब गाने भी सुनता था, और जितना मुझे पीछे का याद है वो मतलब मैं हमेशा सोचता था ये लोग कैसे लिख लेते हैं। मुझे समझ ही नहीं हाँ। आता बिल्कुल। सॉन्ग्स के लिए तो मैं अभी भी सोचता हूँ पता नहीं कैसे लिख देते हैं। इतने हम्म। प्यारे प्यारी सी लाइंस, इतनी अच्छी चीजें, इतना एकदम खटैक सीधे टच कर जाती हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, मतलब वहां से लेकर और बूढ़े बुजुर्गों तक। तो हम्म। हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं तो समझ नहीं आता कि किस तरह से लिख देते हैं। फिर ये मतलब बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी ये सारी चीजें। तो हम्म। फिफ्थ सिक्स क्लास से मैंने लिखना कर दिया था शुरू, मतलब राइमिंग करना और ये सब करना। सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास में जब मैं था अपने वहां पर, तो सरकारी हम्म। स्कूल था होम टाउन में, हम्म। और वो एक ही सरकारी स्कूल था, 6 to 12, और सारे आसपास के बच्चे वहां रहते थे। तो 26 जैन पर वहां पे एक बड़ा भव्य आयोजन होता था, जिसमें प्लेज होते हम्म। थे और ये सब होता था। तो सेवेंथ क्लास में मैं गया सर के पास, तो मैंने बोला सर मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, स्कूल चेंज हुआ था हमारा। तो उन्होंने बोला कि अब तो सारी जगह भर चुकी, अगर तुम्हारे पास कुछ अपना है, कुछ है जो हम तुम्हें परफॉर्म करवा सकें, नाचते हो गाते हो ये सारी चीज़ें। तो हालांकि मैंने उनको गा के भी सुनाया, तो मैंने सर के सामने गाया, शायद वो गाने थे, तो मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम हर रोज 10 साल तक रियाज करोगे तब भी नहीं गा पाओगे। तो अभी ट्राई तो ये मतलब करें क्या? नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुम हर रोज 10 साल तक ट्राई करोगे तब भी नहीं गा पाओगे। हाँ, ये तो दस उनसे साल बोला। 10 साल हो गए होंगे। पर रियाज कहाँ किया हर रोज। अच्छा। तो फिर उस टाइम पे एक मैंने कविता लिखी थी बहुत फनी सी, वो अगले दिन जाके वहां सुनाई। तो वो ऑडिशन लेते थे हम्म। सर, पूरा हम्म। रूम भरा देता था, 100 150 लोग उसमें। तो वो बहुत उनको पसंद आई, और उन्होंने उस टाइम पे मतलब सेवेंथ क्लास की बात है, जब उन्होंने मुझे मौका दिया, फिर उन्होंने बोला अरे वाह तुम पढ़ोगे। तो पढ़ने के बाद मैम क्या हुआ, जब वो मंच पे चलता था तो पूरा मतलब पूरा फील्ड और छतों पर लोग खड़े हैं, इस तरह से वो सुना जाता था पूरा प्रोग्राम, 7 8 घंटे का। हाँ। और फिर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अगर पसंद आई है, तो वो टीचर के पास जाके बोल सकते थे कि इस बच्चे को हम 10 रुपए 20 रुपए जो भी देना चाहते हैं। और फिर वो जो पैसे होते थे वो बच्चों को दिए नहीं जाते थे, उसकी वजह से उसके बदले उनकी फीस में से कट कर लिए जाते थे ऐसे। तो जब मैंने वो हम्म। कविता पूरी खत्म की, उसके बाद जब मैं उतरा, उसके बाद अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई कि कुशल दोनेरिया को संजू प्रताप की तरफ से 20 रुपए, इनकी तरफ से 10 रुपए ऐसे। और उस दिन मतलब इतने पैसे मिले थे कि 6 7 महीने तक फीस नहीं भरनी थी। छह वाह। सात महीने बाद फिर। हम्म। तो तभी से लिख रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से कुछ ना कुछ अच्छा, जोड़ते ही तब रहता है। वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जहां आपको लगा कि नहीं, इसके बाद अब कॉन्फिडेंस हाँ आ गया वो कि नहीं, मैं शायर लिखने के लिए। हाँ वो पहली प्रॉपर खुद की लिखी हुई कविता थी, हम्म। हम्म। 30 35 लाइनों की अच्छी खासी हास्य कविता। वहां से फिर कुमार विश्वास साहब को सुना ब्लूटूथ पे फोन पर, मतलब वो अच्छा, पंद्रह तो एमबी हास्य खाली किया। कविता लिखना फिर बंद कर दिया? हाँ फिर बंद कर दिया, वहां से काम हो गया था तो फिर जिस बंद कर जिस तो जिसके लिए इनाम मिला वही वही कविता बंद कर दी? दिया। मेन चीज तो कविता लिखना था। और स्टार्टिंग में तो इतनी शब्द शैली नहीं होती ना, कुछ होता है कि मतलब कि कुछ ज्यादा लिख हम्म। सको। वही जो हजीम मतलब एक बारात की कोई कविता थी, बहुत ही ऐसी बचकानी ऐसी थी, लेकिन उसके बाद फिर बाकी चीजें, फिर रैप आ गए, तो फिर रैप लिखने का ट्राई किया हनी सिंह को देखे कि ऐसी भी चीज लिख सकते हैं। बाद में फिर पता पड़ा कि शेर और गजल होती है, तो फिर तो जी
जीवन कई उतार मतलब चढ़ावों से गुजरता ये आपके आपके जितने चाहने वाले हैं और जो लोग आपसे सीख रहे हैं वो ये मान सकते हैं कि कुशल दौने भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आगे भी कुछ और लिखने का कोई बहुत बड़ा सरप्राइज उनके लिए नहीं होगा अगर एक्सपेरिमेंट कर ले तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब नहीं करना एक्सपेरिमेंट? नहीं मैं कह रहा हूँ कोई सरप्राइज नहीं होगा बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा। तो लिखता रहता ओके। हूँ, लगातार लिखता रहता हूँ जो भी समझ आता है उस तरह से, हाँ, जैसा भी लिखने दिमाग वाले के में लिए तो आता है। यही एक साधना है कि वो लगातार ही लिखता रहे बस। हाँ, कोई वो नहीं कि गजल आपका ही कहना है, फेवरेट, नज्म ही कहना है। कोई एक अभी मैंने एक फेवरेट इन वीडियो दिनों डाली का? थी, हाँ फटी जीन्स करके एक लिखी थी कविता बहुत टाइम पहले, हाँ वो हाँ। मैं आपको सुनाता हूँ। किस्सा तेरा मेरा कॉलेज वाले टाइम का। आपकी आवाज कम हो रही है। किस्सा तेरा मेरा कॉलेज वाले टाइम का, जैसे टूटा कोई कप रेड वाइन का, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का सीन हो, जिसमें बस तेरी ही साड़ी रंगीन हो, जिसमें साउथ के विलन ने तुझको घेरा हो, अब कौन बचाएगा तुझे ऐसे कह रहा हो, मैं दौड़ा चला हूं ऐसे सीन्स में, घुटनों से आधी फटी जीन्स में। तो इस तरह से मतलब हमेशा लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, ये सारी चीजें अच्छा लगता नहीं, है। और उल्टा सीधा नहीं है, अच्छा है और सीधा ही सीधा है। सीधे लोगों हाँ के दिल मतलब, तक पहुंच रहा है तो सीधा सीधा है। और बहुत पसंद आया ये, जब वीडियो पोस्ट की थी उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा ही तारीफ हो गई, होने लगी। हाँ, मैंने तो ठीक है फिर तो। खैर पढ़े हैं, सुने हैं। एक कमेंट है, उनका सवाल है कि आपके पसंदीदा इस वक्त के इस दौर के शायर कौन है? तहजीब हाफिज साहब मुझे बहुत पसंद है, शारिक कैफी हम्म। साहब बहुत पसंद है लिखने में, फरहत एहसास साहब बहुत पसंद है, और अजहर फराग साहब बहुत पसंद है। ये कुछ शायर हैं जो बहुत पसंद है। और अपनी उम्र में आशू मिश्रा भैया बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ हाँ। और पाकिस्तान से जिया मस्कूर हैं, और हम्म चिराग भैया बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे तो सभी, मैं देखा हूँ कि बहुत भर भर के मेहनत की जा रही है, बहुत हम्म। अच्छे शेर कह रहे हैं सारे के सारे, और इन्हीं को देख के इंस्पिरेशन मिलता है कि लगता है कि अच्छा कहना है, क्या बेशक ना पाते हो लेकिन लगता तो है। है, बहुत अच्छा है। और आप भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, जिस तरह से लोग कुशल भैया जिंदाबाद और कुशल भैया लव यू लिख रहे हैं। यार, रैपिड फायर शुरू करते हैं, उसके बाद एक दो गजलें सुनेंगे और फिर अपन इसको एंड करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो रैपिड फायर है। पहला, शायरी या नज्म? शायरी, नज्म तो शायरी का ही पार्ट हो गया, गजल या नज्म? ओके, गजल या नज्म? गजल। साहिर लुधियानवी और बशीर बद्र? बशीर बद्र साहब। इंस्टाग्राम और फेसबुक? इंस्टाग्राम। ओके, रील्स या टेक्स्ट? रील्स। ओपन माइक्स या मुशायरा? ओपन माइक्स। ओके, एंड दिस सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकअप फॉर राइटिंग और राइटिंग आफ्टर ब्रेकअप? राइटिंग आफ्टर ये ब्रेकअप। ये तो यही सबसे जल्दी बताना था। ये जल्दी होता, हाँ, हाँ। कि बहुत पेचीदा आपने दे दिया मुझे। दोबारा से आप पूछिए, मैं दोबारा बताता हूँ जल्दी से। ओके, ब्रेकअप फॉर राइटिंग और राइटिंग आफ्टर ब्रेकअप? राइटिंग आफ्टर ब्रेकअप। ये तो अब थोड़े से, मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं ना, वो थोड़े से दिक्कत में आ गए। और लव और पोइट्री? पोइट्री। ओके, खैर अब इसके बाद कुछ गजलें सुनेंगे, नज़में सुनेंगे, जो आपका मन हो वो आप सुना सकते हो। गजल सुनाता हूँ कोई। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम ये लाइव एंड करेंगे। अगर शायरी से रिलेटेड कोई सवाल है, कुशल से आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल कुशल से गजल सुन लेते हैं। इस बीच कोई सवाल आएगा कुशल, तो हम उसको एंड में ले लेंगे। ठीक है। हम्म, कह रहे भाई एक तरफा मोहब्बत पे कोई शेर सुनाइए। है कुछ मैं शेर? आप, एक है ऋषभ का, एक बहुत अच्छा शेर है लेकिन मुझे उसके वो तरतीब में याद नहीं। मतलब ऐसे है कि बहुत मासूम होती एक तरफा मोहब्बत भी, खेलता रहता है मैदान में बच्चा तन्हा। वाह। इस तरह से बड़ा अच्छा शेर है। हम्म, हाँ, गजल सुनाता हूँ मैं। जो भी अफवाह था वो सच निकला,
लविश भाई, हम्म। लव यू टू। जो भी अफवाह था वो सच सच निकला। में। शोर मचना था, शोर मच निकला। छिप गई बात हाथ कटने की। छिप सच गई बात हाथ सही बात। कटने की। खून मेहंदी के साथ रच निकला। छिप गई बात हाथ कटने की। खून मेहंदी के साथ रच निकला। सोचता हूँ वो ऐन मौके पर। सोचता हूँ वो वो ऐन मौके पर। मौके पर। कैसे मेरी हवस से बच निकला। हम्म। वाह। सोचता हूँ वो ऐन मौके पर। कैसे मेरी हवस से बच निकला। दुख तो ये है कि तेरे बारे में हम्म। जहां से जो सुना वो सच निकला। दुख तो ये है कि तेरे बारे में जहां से जो सुना वो से सच जो निकला। सुना वो सच निकला। ये कुछ शेर थे मैम गजल से। बहुत अच्छे। मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये तो अपन लगातार सुन सकते हैं, काफी देर हाँ। तक सुन सकते हैं। अच्छा। हाँ। थैंक यू। मैं कह रही हूँ हाँ। खैर इस बीच बहुत सारे सवाल भी आ गए, मैं उन सवालों को भी देखती जा रही थी। उनमें से एक सवाल ये है कि आपने लव और पोइट्री में से पोइट्री को चुना है, तो क्या प्रेम कोई अहमियत नहीं रखता? प्रेम तो सारी अहमियत तो प्रेम ही रखता है वैसे। लेकिन तो मैंने करने फिर के आपने मामले पोइट्री को से नहीं चुना? करने के मामले से तो मुझे लगता है प्यार। मतलब मुझे नहीं पता, रैपिड फायर था तो जो मेरे दिमाग में एकदम सेट किया वो बोल दिया। अच्छा। मुझे लग रहा है कुशल अभी ये लाइव एंड होने के बाद आप दो चार गजलें तो लिखने वाले हो। नहीं, नहीं मैं कुछ अच्छा, कुछ कोशिश करूंगा। स्मृतियां आ गई हो शायद। लिखूंगा तो आपको सुना दूंगा। जरूर। एक सवाल और था कि अपनी अपनी गजलों में दर्द कैसे बयां करें? दर्द कैसे बयां करे। हम्म। तो जरूरत क्या है दर्द बयां करने की। जो अच्छी अच्छी हम्म। गजलें कहो, दर्द तो वैसे इतना लिखा जा रहा है। सुंदर सुंदर नहीं, सी बहुत सारे गजलें। लोगों को लगता है, ख्याल भी होता है कि अगर शायर है ना तो बहुत दुख दर्द तकलीफ में होगा, ब्रेकअप से गुजर रहा होगा। कुछ कुछ मामलों में सच भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि ये हमेशा यही कोई बात होगी कि नहीं, शायर है तो दुखी ही होगा। शायर की बात नहीं है मैम, आर्टिस्ट की ही बात है। अगर वो आर्टिस्ट है, मतलब किसी भी तरह से किसी भी फन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है वो इमोशनली वो ज्यादा सेंसिटिव तो होते ही हैं ऐसे लोग। तभी उनको हम्म। लाइन से, मतलब कोई लिखी हुई लाइन किसी इंसान को कैसे रुला सकती है, या किसी का गाया हुआ गाना क्यों किसी को रुला देगा। वो थोड़ी कोई हम्म। किसी तरह का पेन दे रहा है, लेकिन बस उसका मतलब ये है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हम्म। इस वजह से तो ऐसे लोग जो होते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जो खुद को बयां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हम्म। वो वल्नरेबल होते हैं इमोशंस को लेकर। छोटी हम्म। छोटी चीजें हम्म। उनको इफेक्ट करती हैं। इसीलिए शायद दर्द भर भर के निकलता है। हम्म। क्योंकि इतने रीजन खुश होने के नहीं है जितने रीजंस दुखी होने के। अगर जाती नहीं है तो हमारे आसपास है। हम्म। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, और ये चीज हमेशा एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट को परेशान करती रहती है। और वो अगर फिजिकली कुछ नहीं कर सकता तो चाहता है कि अपनी कलम से, अपने फन से उस चीज को बयां कर सके। इसलिए तो बहुत ही हम लोग सुंदर इमोशनली जवाब वीक तो दिया होती है। है। बहुत ही सुंदर जवाब है कुशल। बहुत अच्छा जवाब है ये। मैम मैं बहुत ही आपके अच्छा। आपके आर्टिकल्स ही देखता हूँ। मतलब आपने तो अपनी जो आपकी काम वाली बाई जो है, वो जब गई थी उनको लेकर, या प्लेटफॉर्म पर आपको अगर याद हो, आपने एक आर्टिकल लिखा था एक बच्चे को हम्म। लेकर, हम्म। उसकी पढ़ाई और इन सब चीजों से लेकर। तो मैं समझता हूँ क्या जरूरत है इनको लिखने की। तो उसको हम्म। लिखने का यही रीजन है कि अगर हम उस बच्चे को गोद नहीं ले सकते, हम्म। तो कम से कम हम व्यथित हो जाते हैं, इतने होती इतने सेंसिटिव है कि हमको लगता है कि अब ये कहाँ जाके, ऐसा भी नहीं कि रो दें या किसी चीज को, तो वो भी बड़ा अजीब सही लगता है। तो हम लोग तो बस अपने कलम से या अपने फन से उस चीज को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। बस ऐसा है। नहीं, लेकिन बहुत सुंदर जवाब है, और मुझे लगता है कि जो लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थोड़ी और ज्यादा रहती है, क्योंकि वो एक बिल्कुल। तह नीचे लोगों को समझ पाते हैं, भावनाओं की एक तह बिल्कुल। नीचे वो लोगों को जान पाते हैं। तो वहां अगर उसको वो शब्द दे पाते जिनको बाकी के लोग नहीं दे पाते, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बिल्कुल सारे सही बात सवाल है। मुझे लगता है, हाँ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो रिपीटेड सवाल हैं।
शायद वो लोग नए जुड़े हैं, उन्होंने गजलें और नज्मों के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। तो हम इसको अभी थोड़ी देर में एंड करने वाले हैं, क्योंकि समय की भी कमी है। और हालांकि हम एंड कुशल के गजल या शेर के साथ ही करेंगे, लेकिन मैं अपना जो जरूरी काम है वो मैं कर दूं। तो जिन लोगों के सवाल रिपीटेड हैं वो इस वीडियो को पोस्ट होने के बाद वो देख सकते हैं, तो उनको जवाब मिल जाएंगे। गजलों और नज्मों के बारे में कुशल ने शुरुआत में ही बात की थी। बाकी आप बहर कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, कौन सी किताब से सीखे, ये सब भी बताया है। अमर उजाला काव्य के बारे में मैं बता दूं कि अगर आपको वहां कविताएं अपनी पब्लिश करवानी है तो आप वहां वेबसाइट पे जाके रचना भेजिए पे क्लिक कर सकते हैं। काव्य कैफे में पार्टिसिपेट करने के लिए अमर उजाला काव्य@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कुशल से, और कुशल के पसंदीदा शेर या गजल के साथ ही हम इस लाइव को एंड करेंगे। फिर अगले सैटरडे एक नई शख्सियत के साथ जरूर जुड़ेंगे, लेकिन अभी कुशल के साथ हम एक गजल तो जरूर पढ़ेंगे। पहले यहाँ कई सारे दोस्त में मेरे जुड़े हुए हैं, जैसे अच्छा। दिव्या जुड़ी हुई है, कान्हा भाई जुड़े हुए हैं, लविश भाई जुड़े हुए हैं, हम्म। और अभिषेक भाई हैं एक हमारे होम टाउन से। बिग कई फैन सारे सर, लोग बिग जानने वाले जुड़े हुए हैं फैन। जिनको जिनको ना मैं मेंशन नहीं कर पाया पूरे लाइव में। तो हाँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक चीज मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, किताबों बताइए। के नाम जो लोग जो जैसे हमने अभी तक जिनके बारे में बात नहीं कर पाई, हम्म। हम्म। तो अगर आप लोग पढ़ने लिखने का शौक रखते ही होंगे तभी जुड़े हैं, वरना क्या जरूरत है यहाँ रहने की। तो फिर कुछ किताबें जो मुझे बेहद बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनमें से है सबसे पहले जमाल एहसानी साहब की अकेलेपन की इंतहा। ये आप हम्म। खरीद सकते हैं। शारिक कैफी साहब की 2 या 3 किताबें, हम्म। खिड़की तो मैंने खोल ही ली, और दुख नए कपड़े बदल कर, जिसमें से दुख नए कपड़े बदल कर ये मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। इसके अलावा बशीर बद्र साहब की है मुसाफिर, और ये मेन किताब है। और सरवत हुसैन साहब की भी किताब है, थोड़ी सी लेकिन मुश्किल है। तो ये 3 किताबें आप ले सकते हैं पोइट्री से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छी किताब है। ये आपने अच्छा बताया। हाँ, तो ये मुझे लग रहा था कि मिस हो जाएगा कहीं, और हो सकता है कि किसी ने पूछा भी हो तो निकल गया हो। और जमाल एहसानी साहब और बशीर वद साहब तो बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद करता हूँ मैं उनको, बहुत ही ज़्यादा। तो जमाल एहसानी साहब के मैं 1-2 शेर सुनाना चाहूँगा। फिर उसके बाद उसी अपने भी कुछ मकाम, शेर। हाँ, उसके बाद मैं अपने शेर सुना के फिर आप लाइव एंड कर दीजिएगा। जमाल एहसानी साहब लिखते हैं कि उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले, मुकद्दरों की लकीरों से मात खाई गए, हम एक दूसरे का हाथ चूमने वाले। और हम्म। जमाल साहब लिखते हैं कि उम, उनका एक शेर है कि ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, हम्म। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने तुझे की, बिछड़ने कि अब की। कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। वाह। उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहां भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। वाह। तो आप सब लोग जमाल अहसानी साहब को पढ़ सकते हैं, और बशीर साहब को। अब मैं आखिर में कुछ वो एक गजल सुना देता हूँ, उसके बाद फिर अ, तमाम उम्र बचाता रहा खुदा उसको, तमाम तमाम उम्र उम्र बचाता रहा खुदा उसको, खुदा। किसी की लग ही गई फिर भी बद्दुआ उसको, वो अपनी जिंदगी वाह। और दोस्तों में है मसरूफ, वाह। वो अपनी जिंदगी और दोस्तों में है दोस्तों मसरूफ, से मसरूफ। मेरी तमाम परेशानियों से क्या उसको, तुम उससे कहना किसी दिन तबाह कर देगा, तुम उससे कहना किसी मुझे दिन तबाह कर तबाह देगा, कर देगा। कम उम्र लड़कियों के दिल से खेलना उसको, वाह। तुम उससे कहना किसी दिन तबाह कर देगा, वाह। कम उम्र लड़कियों के दिल से खेलना उसको, उसे सताएं मोहब्बत के लौटते मौसम, उसे सताएं मोहब्बत के लौटते मौसम,
कभी भी रास ना आए अमेरिका उसको, वाह। उसे सताए मोहब्बत के मोहब्बत लौटते मौसम, के लौट के हम्म। कभी भी रास ना आए अमेरिका उसको। अच्छा, मतलब अमेरिका चली न ज, गई है। हाँ, हम्म। न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है, हम्म। न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है, हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। हाँ। हम्म। न जाने कौन सा पेशा है जिसमें लगता है, हर एक शाम कोई आदमी नया उसको। हुनर शनास किसी दिन करार कर देंगे, हुनर शनास किसी दिन करार कर देंगे, बनाने वाले तेरे फन की इंतहा उसको। हाँ। हुनर शनास किसी दिन करार कर देंगे, बनाने वाले तेरे फन की इंतहा उसको। खुदा मैं भी तेरी इस दुनिया को मिटा दूंगा, खुदा मैं भी मैं तेरी भी इस दुनिया को तेरी मिटा दूंगा, हमारे झगड़े में कुछ भी अगर हुआ उसको। वाह। खुदा मैं भी तेरी इस दुनिया को मिटा दूंगा, हमारे झगड़े में कुछ भी अगर हुआ उसको। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सुंदर। बहुत अच्छा लगा कुशल, बातचीत करके आपसे बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारा नया भी उन्होंने जाना होगा। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, वो लगातार जितनी रिक्वेस्ट आ रही है कि ये शेर पढ़िए या ये गजल पढ़िए, ये नज्म पढ़िए, कुछ पुराना पढ़िए, कुछ नया पढ़िए, मुझे लग रहा है दोबारा हमें एक लाइव करना पड़ेगा, जहाँ खास तौर पे हम कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ गजलें और नज्में ही सुनेंगे कुशल की। जरूर किसी तो वो किसी और दिन। जल्दी जल्द ही वो एक लाइव हम करने वाले हैं। आ, लेकिन फिलहाल तो जाना पड़ेगा, और कुशल की और शेरो शायरी हम सुनते पढ़ते रहेंगे। बाकी अगले शनिवार मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। कुशल, आपका खास तौर पे सबसे ज्यादा धन्यवाद। आपका भी ओके, बाय। शुक्रिया।